वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसी के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज बनाई जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 28 तक कर लिया है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है इंडियन लॉ, उस पर आप विजिट करके हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम दो मेन आर्टिकल समझने की कोशिश करेंगे। इसमें है आर्टिकल 29 और 30। अब दोनों आर्टिकल क्या है जो हम एक साथ पढ़ेंगे और क्यों एक साथ पढ़ने की जरूरत है। तो एक ऐसी बात है कि ये दो एक ऐसी चीज है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसमें दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। पहले आर्टिकल में बात किया गया कि माइनॉरिटीज के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरे आर्टिकल में बात किया गया कि कैसे माइनॉरिटीज के पास एक हक है कि वो अपने लिए शिक्षण वाले जो इंस्टीट्यूशन है वो बनाए और उसको चलाए। तो ये दो चीज है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में, समझने की कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या कहता है, ये समझने से पहले हमको एक बात समझना पड़ेगा कि माइनॉरिटी किसे कहते हैं, कौन समुदाय है, किस समुदाय को माइनॉरिटी कहा जाता है। उसमें सबसे जरूरी है डेफिनेशन क्या है। क्या संविधान में कहीं पे डेफिनेशन दिया गया है माइनॉरिटी के लिए, या कोर्ट के किसी फैसले से माइनॉरिटी का डिसीजन आया कि माइनॉरिटी कौन है बताया गया, या फिर पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि माइनॉरिटी किसे कहा जाएगा। तो इन सब चीजों को पहले हम कवर करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा देश जो है, जो हिंदुस्तान है, वो बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनकी अलग भाषा है, उनका अलग धर्म है, हर चीज है। अब इसको प्रिजर्व कैसे किया जाए, इसको बचा के कैसे रखा जाए, तो उसके लिए जो है आर्टिकल्स काम आते हैं जो कि संविधान में है और वो आपको फंडामेंटल राइट्स देते हैं। वैसे ही एक चीज है कि माइनॉरिटी का डेफिनेशन जो है वो आर्टिकल 30 के हिसाब से है कि जो समुदाय जिनके रिलीजियस और लिंग्विस्टिक अलग अलग हो, मतलब कि उनका रिलीजियस जो जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो अलग हो, और उनका जो भाषा है जो बोलते हैं वो लिखने में, पढ़ने में और हर चीज में आता हो, तो इस चीज को बोला गया है संविधान के आर्टिकल 30 के हिसाब से कि वो माइनॉरिटी है। लेकिन जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो कोई भी डेफिनेटिव एक डेफिनेशन नहीं देती है कि माइनॉरिटी कौन है। स्टेट ने आज तक ऐसा कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया खुद से कि हाँ इन लोगों को हम माइनॉरिटी मानते हैं, या इस समुदाय के लोगों को या इस समुदाय को हम माइनॉरिटी का दर्जा देते हैं। तो अब हम कोशिश करते हैं आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 समझने का। आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 क्या कहता है, तो वो कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जिसमें आता है क्लॉज 1, और वो साफ साफ बोलता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the rights to conserve the same। जिसका मतलब है कि कोई भी समुदाय का एक पार्ट है, एक समुदाय का कोई भी हिस्सा है जिनके पास उनकी खुद की एक लैंग्वेज है, मतलब भाषा है, उसकी स्क्रिप्ट है, लिखने में है वो, और साथ ही साथ उनका खुद का एक कल्चर है, तो उनके पास एक राइट दिया गया है कि वो उस चीज को प्रिजर्व करें, उसको कंजर्व करें, उसको बचा कर रखें, संरक्षित रखें, ताकि वो अपने आने वाले आगे जनरेशन को उस चीज को फॉलो ऑन कर सके, उनको बढ़ा सके। तो ये था आर्टिकल 29 का क्लॉज 1। तो अभी जो हमने आर्टिकल 29 क्लॉज 1 पढ़ा, उससे एक बात साफ साफ समझ में आ गई कि कैसे जो डिफ्रेंसिएशन है, कि कैसे बताया गया कि माइनॉरिटी कौन है, उस चीज का डिसाइड किया गया। उसके लिए जो मेन पहलू देखा गया वो था भाषा, उसकी लेखनी, और साथ ही साथ उसका एक अपना कल्चर। अगर ये सब किसी समुदाय के पास मौजूद है तो उनको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जा सकता है। चलिए तो एक केस स्टडी देखते हैं कि और कैसे माइनॉरिटी को डिसाइड किया है कोर्ट ने। सबसे पहला केस है बाल पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा केस है इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें जो कोर्ट ने जो बात बोला वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और ट्रेडिशन या कल्चर ही नहीं देखा जाए, बल्कि एक समुदाय का आर्थिक पहलू जो है, जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसके हिसाब से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि माइनॉरिटी कौन है और कौन नहीं है।
दूसरी बात, हमारे देश में सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ द माइनॉरिटी एक्ट जो है वो डिफाइन करती है 5 तरीके के माइनॉरिटीज को। उसमें आते हैं मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियंस और क्रिश्चियंस। तो ये 5 है ऐसे समुदाय जिनको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया है हमारे देश में। तो चलिए अब हम कुछ केस स्टडी देखते हैं आर्टिकल 29 क्लॉज 1 के तहत में। उसमें सबसे पहले जो आता है वो रवनीत कौर वर्सेस क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज केस पे आता है। ये केस है 1997 का। इसमें कोर्ट ने एक बात ऑब्जर्व किया, वो ये कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज या स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट के एडेड पे है, जो गवर्नमेंट एडेड है मतलब कि सरकार की सहायता से चल रही है, मतलब सरकार उसमें मॉनेटरी मदद दे रही है, मतलब कि सरकार पैसे से उनकी मदद कर रही है, तो इन जगह पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेट का अपना एक काम है, वो ये है कि एड दे रही है। तो किसी भी स्टूडेंट के ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस और कास्ट पे उनको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, उनको अलग नहीं रखा जा सकता। तो ये हो गया एक केस। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब दूसरे केस की तरफ। अब दूसरा केस जो है वो है डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत 1995 का। मध्य भारत से मतलब है मध्य प्रदेश। अब इस केस में होता ये है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है वो एडमिशन देने के लिए क्राइटेरिया रखती है रेजिडेंस का, मतलब कि आपका रहवास कहाँ से है, आपका रहने का स्थान कहाँ से है उस पर। तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि ये एक तौर का डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जो राज्य के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं रख सकते हैं, क्राइटेरिया नहीं रख सकते हैं कि कोई बच्चा दूसरे स्टेट का है तो वहां एडमिशन नहीं ले। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेटिव हो गया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं आर्टिकल 29 के तहत। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 30 को। आर्टिकल 30 बात करता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, जिसमें उनको दिया गया है ये राइट कि वो एडमिनिस्टर और एस्टेब्लिश कर सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, मतलब कि शैक्षणिक संस्थान जो है उसको बनाए और उसको चलाने का काम देख सकें। तो ये है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 कहता है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। और आर्टिकल 30 क्लॉज 2 कहता है द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग aid to educational institution discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority whether based on religion or language। तो ये 2 पहलू हैं, ये 2 चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीज है जो आर्टिकल 30 का आता है क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में। क्लॉज 1 जो है वो साफ साफ कहता है कि माइनॉरिटीज के पास एक अधिकार है कि वो अपने चॉइस का, अपने पसंद का एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था बना सके जिसमें वो अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर सके। उनको आजादी दी गई है कि फ्री हैंड आप इसको संचालन करें, इसको चलाएं और इसका कामकाज को देखें। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 कहता है कि राज्य जो है वो किसी भी शैक्षणिक संस्था पर भेदभाव नहीं करेगा सहायता प्रदान करने में, उसके रिलीजन और लैंग्वेज को लेके, मतलब कि उसके भाषा और उसके धर्म को लेकर किसी भी संस्था के ऊपर राज्य जो है वो भेदभाव नहीं करेगा। तो ये हो गया आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 क्लॉज 2। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 30 को अच्छी तरीके से कुछ केस स्टडीज के जरिए से। इसमें सबसे पहला केस जो है वो है, सबसे मेजर केस स्टडी जो है इससे रिलेटेड वो है री केरला एजुकेशन बिल 1958 का। सुप्रीम कोर्ट के पेज नंबर 956 में आप इसको देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है इस चीज से रिलेटेड, आर्टिकल 30 के रिलेटेड, वो है रे केरला एजुकेशन बिल। ऑल इंडिया रिपोर्टर के 1958 का जो है सुप्रीम कोर्ट एडिशन पेज नंबर 956 में आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो सवाल किया गया था और जो सवाल उठाया गया इस केस में वो ये था कि कोई भी जो संस्थान है, प्राइवेट संस्थान है, उसकी रिकॉग्निशन के लिए, उसकी मान्यता के लिए क्या सरकार जो है, क्या राज्य जो है वो किसी भी तरीके का शर्त लगा सकती है क्या? तो प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के तहत ये सवाल किया, इस बारे में पूछा गया। तो इसका जो डिसीजन दिया गया वो ये बोला कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि हाँ सरकार के पास ये अधिकार है कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वो उसके मान्यता के लिए कुछ शर्त लगा सकती है
कुछ स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट ने बनाया है कि इस स्टैंडर्ड के एजुकेशन होने चाहिए या इस स्टैंडर्ड का कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, अगर कोई भी उससे कंप्लाई नहीं करता है, उसके बराबर नहीं आता है, उसको नहीं मानता है, तो ये सरकार के ऊपर है कि उसको मान्यता दे या नहीं दे। तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट केस। चलिए अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट केस की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 30 के रिलेटेड में ही। तो दूसरा केस जो है, जो जरूरी केस है समझने के लिए, वो है सिद्धराज भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। 1963 का केस है, सुप्रीम कोर्ट के पेज नंबर 540 में आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो पेटिशनर है सिद्धराज भाई, वो लोग जो है एक सोसाइटी के मेंबर हैं जिन्होंने कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, मतलब कि शैक्षणिक संस्थान बनाए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाया। अब जो स्टेट ऑफ बॉम्बे है, उन्होंने एक ऑर्डर पास करके भेजा इनके पास, इनकी सोसाइटी के पास, कि आपकी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें नॉन गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं वो 80% होंगे और उसको हम चूज करके लाएंगे। मतलब कि जो स्टेट ऑफ बॉम्बे है, उन्होंने बोला कि 80% बच्चे जो हैं, इसके कैंडिडेट जो हैं, वो हम देंगे आपको, हम चूज करके देंगे। और आप एक इस बात का भी ध्यान रखें कि 20% से ज्यादा प्राइवेट बच्चे नहीं होना चाहिए इसमें। तो जो प्रिंसिपल है वो इस बात को उन्होंने बोला कि हम कंप्लाई नहीं करेंगे, और फिर स्टेट ने बोला, उनको डराया धमकाया। इस बात पर सिद्धराज भाई चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बात बोला कि आर्टिकल 30 जो है वो अपने आप में एब्सोल्यूट है, वो आर्टिकल 19 की तरह नहीं है कि उस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सके। अगर आप आर्टिकल 19 के बारे में नहीं जानते हैं और आपको इसको समझ नहीं है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आर्टिकल 19 को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसी में इस केस में सिद्धराज भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि आर्टिकल 30 एब्सोल्यूट है, इसके लिए कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। और जो ऑर्डर पास किया है स्टेट ऑफ बॉम्बे ने, वो अपने आप में वॉयलेट करती है आर्टिकल 30 को। तो ऑर्डर को नल एंड वॉइड बता दिया गया। तो ये दो जरूरी केस थे जो आर्टिकल 30 से रिलेटेड हैं। तो इसमें आज हमने कंप्लीट कर लिया आर्टिकल 29 के क्लॉजेस कंप्लीट किए, फिर हमने आर्टिकल 30 देखा और उसके भी क्लॉजेस कंप्लीट किए। तो यहाँ पे जो बताने का मकसद है वो ये है कि माइनॉरिटीज के पास अधिकार दिया गया है, क्योंकि हमारा देश जो है वो डाइवर्स है। यहाँ पर अलग अलग किस्म के धर्म हैं, अलग अलग बोली जाती है, भाषा सबकी अलग अलग है। तो उन सबको मेंटेन करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए ये दो आर्टिकल्स दिए गए हैं हमारे संविधान में, जो प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटीज के राइट को, कि उनके पास अधिकार है कि वो अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, अपने धर्म को प्रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सके। और ये जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए उसका प्रोटेक्शन, उसकी जो बेसिक चीजें हैं, जो ट्रेडिशन है, कल्चर है या भाषा है, उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है, उसको कंजर्व करके रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कोई आपके पास हमारे लिए सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।